नमस्ते। आज मेरे साथ डॉक्टर राजीव एक बार फिर से हैं और जिसको कहा जाता है कि जनता की बेहद मांग पे एक बार फिर से डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो, पहले कुछ जी। पिक्चरें वापस बुलाई जाती थी, फिर से लगती थी और हम लोग इंतजार उसका करते थे ऐड भी कि होता रिलीज। था। हाँ, कि जनता की बेहद मांग पे। तो डॉक्टर बेहद साहब, मांग हमारे जी। चैनल पे आपकी बेहद मांग पे ये हुआ कि डॉक्टर साहब को बुलाइए, क्योंकि वो जी। सब लोगों का एक जनरल फीडबैक एक कॉमन ये था कि वो हम लोगों की भाषा में बातचीत समझा देते हैं। वो कोई बहुत हाँ जी। अ, अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, इसको कहते हैं वो। अ, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम लोग एक ही बीमारी पे आज बात करेंगे, क्योंकि उस पे आप जरा एक साधारण आदमी के लिए आजकल घर घर में बड़े आदमियों की बीमारी मान ली गई है डायबिटीज। ये जी। डायबिटीज हो रही है और पहले बिल्कुल। इसका ये था कि बहुत चीनी खाता है, जो घर में बहुत मिठाई खाता है, उसको डायबिटीज हो जाती है। हम्म। तो ये डायबिटीज का ये है क्या, और फिर मेरे दो चार प्रश्न होंगे बहुत छोटे छोटे। लेकिन पहले ये डायबिटीज है क्या चीज, इससे क्या दिक्कत होती है, ये क्यों होती है, बिल्कुल। इस पे जरा एक आप जरा जी। जी। बता दीजिए। ऐसा है आनंदवर्धन जी कि डायबिटीज बहुत बुरी तरह से पिछले 30 साल में बढ़ी है इंडिया में। इसको डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगा इंडिया को। इसकी मुख्य वजह थी कि बहुत से लोगों ने फिजिकल एक्सरसाइज कम कर दी। जैसा पहले होता था कि लोग साइकिल से जाते थे और ये सब बातें थी, तो ये एक वजह हो सकती है। स्ट्रेस है, फूड है। लेकिन डायबिटीज, जिसका पूरा नाम डायबिटीज मेलाइटस है, वो एक हार्मोनल या एंडोक्राइनल बीमारी है। ग्लूकोज को पचाने के लिए, जो हम लोग खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है, और उसको पचाने के लिए, यानी वो ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाए, इसके लिए जरूरी है कि बॉडी में इंसुलिन हो। तो जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ये ब्लड शुगर तो बढ़ जाता है, लेकिन वो शुगर, वो ग्लूकोज जो ताकत की चीज है, वो सेल के अंदर नहीं जा पाती, तो व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है। यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया में जो डायबिटीज होती है वो एक तरफ है, और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की डायबिटीज थोड़ी फर्क है। शुरू में ये तीनों एक ही कंट्री थे, यानी दक्षिण एशिया कह लीजिए, वो दक्षिण पूर्व एशिया कह लीजिए। तो इसकी डायबिटीज में फर्क ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, यानी इंसुलिन तो बॉडी में उतनी कम नहीं हुई, लेकिन शरीर ने इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर दिया। इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जब हो जाता है तो आपको डायबिटीज हो जाती है। ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिलने लगता है। बढ़ा हुआ का मतलब है, जो डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि खाली पेट 10 घंटे के बाद अगर खाली पेट 128 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आ जाए तो वो डायबिटीज माना जाएगा। और नाश्ते के या खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर वो 200 से ऊपर हो जाए तो डायबिटीज मानी जाएगी। तो डायबिटीज ये है, डायबिटीज एक बार हो गई तो अमूमन जब तक कोई खास बात ना हो वो खत्म नहीं होती। और ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि ये डिजीज ऐसी है जो अब इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, बॉडी में कम बन रहा है, तो अब उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो पहले हम लोग कुछ दवा से इंसुलिन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बाद में वो दवा भी काम नहीं करती और सीधे इंसुलिन ही लगाना पड़ता है। तो ये मोटा मोटा डायबिटीज है। डायबिटीज का पूरा नाम डायबिटीज मेलाइटस है। उन लोगों को ज्यादा होती है जो मोटे हैं, यानी उनकी इंसुलिन डिमांड ही बढ़ गई, जो फिजिकल वर्क कम करते हैं उनको, और टेंशन से भी ये बीमारियां बढ़ती हैं। और जेनेटिक भी होता है, क्योंकि आपके मदर फादर को था तो इसे। लेकिन सारा रोल जेनेटिक्स का ही नहीं है, इसमें रोल ये भी है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, कितनी मेहनत करते हैं आप, इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। तो डायबिटीज मेरे ख्याल से इतना बात लोग समझते हैं, शायद एक बात कम समझते हैं कि हमारे यहाँ की डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी रोल है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए एक तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और दूसरा ये है कि एक जो दवाइयाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए दी जाती हैं वो भी लेनी। जी, तो ये मोटा मोटा है। जी डॉक्टर साहब, दो चीजें मैं पूछ लूं। एक तो जी। आपने जो बताया कि हेरिडिटरी है, आप कम काम लाइफ करें, स्टाइल है। मोटापा, जी। क्या जी। खान पान भी इसमें, क्योंकि जनरल माना जाता है कि खान पान जिसका है, बहुत रिच डाइट खाते हैं, बहुत उनको ज्यादा प्रोन है। क्या क्या खान पान एक, और दूसरा एक इसका एक टेस्ट और आप लोग करते हैं जो 3 महीने का एवरेज बताते हैं, वो टेस्ट क्या है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता जी। है, उसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल। खान पान का ऐसा है कि बेसिक नियम बॉडी का ये है कि जितना आपने खाया उतना ही आपका खर्च भी हो जाना चाहिए, तो वेट नहीं बढ़ेगा।
और अगर आपने खाया ज्यादा और खर्च नहीं किया उसको, यानी एक्सरसाइज उतनी नहीं हुई, तो वो फैट में बदल देता है। बॉडी उस खाने को फैट में बदल देता है और मोटापा आ जाता है। और मोटापा एक कारण है डायबिटीज का। तो कितना कोई खाए इस बात पे डिपेंड करता है। सपोज कि आपको बहुत मन है कि अब मैं पूरी खाऊं, तो खा लीजिए, लेकिन फिर उसके बाद दौड़ना भी है, आपको उसी हिसाब से एक्सरसाइज भी करनी है। यानी टोटल वेट आपका जो आइडियल वेट है वही होना चाहिए। तो खान पान का ये है। दूसरा है कि फास्ट फूड नहीं। मैंने पिछली बार ऑटोइम्यून के सिलसिले में भी बात कही थी कि हमारे पास इस समय दो तीन चीजें बड़ी गड़बड़ हो गई पिछले 30 साल से, 30-40 साल कह लीजिए। एक तो टेलीविजन और व्हाट्सएप पर जो लोग लगातार एंटरटेन अपने को करते हैं। पहले ये काम फिजिकली होता था, आदमी दौड़ने गया, टहलने गया, बैडमिंटन खेला, उसने हॉकी खेला, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब वो बैठ करके ये सारे खेल खेल रहे हैं। तो एक तो टेलीविजन ने गड़बड़ किया और ये जो मोबाइल फोन ने। और दूसरा कि एक आदत सी हो गई कि हम फास्ट फूड खाएंगे। फास्ट फूड में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, और उसमें जैसे अब आटे को में से चोकर निकाल के वो लोग यूज करते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए, और कुछ चीजें भी ऐसी डाली जाती हैं कि स्वाद बढ़ जाए। ये सब चीजें शरीर के लिए कोई बढ़िया नहीं है, और इन चीजों से भी डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। जी तो ये जी है। अब आपने दूसरी बात पूछी मुझसे कि डायबिटीज का पता वो 4 महीने वाले टेस्ट से, 120 दिन के टेस्ट से, ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं उसे, एक शॉर्ट फॉर्म भी है उसका HB1AC। तो इसका क्या रोल है, इसका क्या महत्व है? तो होता यह है कि एक तो पहली बात यह है कि रोज अपना ब्लड शुगर करना थोड़ा झंझटी काम है। मैं डायबिटिक पर्सन को ये सलाह देता हूँ कि रोज तो चाहे ना करें, लेकिन हफ्ते में एक बार कर लें, और घर पर एक मशीन रख लें, उससे भी हो जाता है। उतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन मोटा मोटा आपको पता चल जाएगा कि आपकी बहुत तो नहीं बढ़ी हुई है डायबिटीज। तो होता क्या है, एक टेंडेंसी देखी गई है आनंद वर्धन जी, बड़ी अजीब सी, कि जब किसी मरीज को पता लगता है कि कल उसका टेस्ट होना, अब वो रात से ही अलर्ट हो गया, और उसने कोई मिठाई नहीं खाई और बहुत कम खाना भी खाया। नॉर्मली वो खूब ठूस के खा रहे थे सज्जन, लेकिन जब उनको पता था कि दूसरे दिन टेस्ट होना है, तो थोड़ा घबराहट में उन्होंने कहा छोड़ो, खाना ही नहीं खाते। और इस तरह अपने को ही धोखा दे करके उन्होंने जो दूसरे दिन का टेस्ट आया, वो सही में प्रॉपर टेस्ट नहीं आया। उसने आपको दिखाया कि ब्लड शुगर आपकी कंट्रोल है या उतनी नहीं बढ़ी हुई है। और फिर वो खुश हो गए, मरीज खुश हो गया, और खुश होकर उसने खूब मिठाई खाई कि साहब मेरी तो डायबिटीज भाई मतलब कंट्रोल्ड है। तो इस काम में बड़ा गड़बड़ है। ये साइकोलॉजिकल है कि दूसरे दिन आपका टेस्ट होना है खून का, तो रात में कोई मिठाई नहीं खाता, अरे कल तो टेस्ट होना है। तो जब हम ये ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन करवाते हैं, तो वो पिछले 4 महीने का एवरेज निकालता है कि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब करता है कुछ शुगर को, तो उसने 4 महीने में कितनी एब्जॉर्ब की, ये इसका एवरेज ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन से पता चलता है। तो ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन आइडियली 6 से नीचे होना चाहिए, लेकिन डायबिटिक में हम लोग कहते हैं कि 6.5 तक भी ठीक है, 6.5 तक होना चाहिए। और जी जो नॉन डायबिटिक है आमतौर से उनका 5, 5.5 इस तरह से कुछ आता है। तो ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन का ये वैल्यू है कि आप उसको अपने मन से, मतलब इस टेस्ट को धोखा देना जरा मुश्किल है। तो ये वैल्यू है उसकी, और कोई टेस्ट नहीं है। सिर्फ ये है कि एक तो आपको 3 महीने 4 महीने में एक बार टेस्ट कराना है, और दूसरा ये है कि, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि 4 महीने बाद टेस्ट कराया जाए। डायबिटिक पर्सन को पहले तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे डायबिटीज है। बहुत से लोग तो एक्सेप्ट नहीं करते, अरे वो बढ़ गया होगा, अब बिल्कुल ठीक हो गया, पहले मुझे हुई थी अब ठीक हो गई। तो होता क्या है कि जब डायबिटीज होती है, तो पहले वो महीने में सिर्फ 3 दिन बढ़ के आती है, बाकी दिन नॉर्मल होती है। फिर 3-4 महीने गुजरने के बाद वो 10 बार बढ़ी रहने लगती है महीने में। फिर और 4-6 महीने गुजरते हैं, तो फिर वो रोज बढ़ी रहती है। तो शुरू शुरू में लोगों को ये धोखा होता है कि एक बार उन्होंने देखा कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, और फिर 3-4 दिन बाद किया तो नॉर्मल आ गया, तो उन्होंने समझा वो डायबिटीज हुई थी अब ठीक हो। ऐसा नहीं, वो होती इस तरह से है कि पहले वो कुछ दिन तक बढ़ा हुआ शुगर आता है, ब्लड प्रेशर भी इसी तरह बढ़ता है, वो भी इसी तरह करता है। तो अलर्ट हो जाना चाहिए कि अच्छा मुझे डायबिटीज है, कंफर्म कराना चाहिए फास्टिंग और पोस्ट पेरेंडियल से खाना खाने के बाद। और जब एक बार कंफर्म हो जाए, तो इस बीमारी को स्वीकार करना। ये जो स्वीकार करने का समय है, ये लोगों में अलग अलग है। कुछ लोग बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, मैं खुद इस चीज का पेशेंट हूँ, और मैंने बहुत जल्दी स्वीकार किया। मैंने जैसे ही करा, और उस समय तो बहुत कम बढ़ा हुआ था, लेकिन मैं समझ गया कि अगर नहीं तो अगले साल तक तो हो ही जाएगी। तो एक तो स्वीकार करना आना चाहिए। दूसरी बात एक चीज ये भी है
कि शुरू में जैसा मैंने कहा कि सिर्फ डाइट कंट्रोल से कि आप चीनी छोड़ दें, एक्सरसाइज करने लगें, तो आपका कंट्रोल हो जाता है 1 साल, मोटा-मोटा 1 साल। उसके बाद फिर हम लोगों को कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, खास तौर से उसमें से एक दवा का नाम है मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन क्या करती है कि जा करके इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है। मैंने बताया ना कि भारत की डायबिटीज में प्रॉब्लम ये है कि डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो मेटफॉर्मिन खाने से क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो करीब 6-7 महीने या 1 साल केवल मेटफॉर्मिन पर ही कंट्रोल हो जाता है व्यक्ति। यानी उसने थोड़ी एक्सरसाइज करनी शुरू की, डायरेक्ट शुगर लेना बंद कर दिया, थोड़ा अपना वजन घटाया और मेटफॉर्मिन ली, तो इसमें 2 साल गुजर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि फिर केवल मेटफॉर्मिन से नहीं कंट्रोल, अब इसमें कुछ ऐसी दवाइयां ऐड करनी पड़ती हैं जैसे ग्लाइमिप्राइड, जिससे कि वो जाके पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करे और इंसुलिन निकाल लेंगे। तो ऐसा हो जाता है, तो 5-6 साल और गुजर जाते हैं, एवरेज 8 साल गुजर जाता है। एवरेज 8 साल के बाद क्या होता है कि अब पैंक्रियाज में रही नहीं गई बीटा सेल जो इंसुलिन बनाती, वो खत्म हो गई, मर गई। अब आप लाख कर लें, लेकिन अब आपको दवाइयों से कोई फायदा नहीं होगा। और यही वो जगह है जहां पर 90% लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये कोई और क्रिया करूंगा, मैं खाने में एक कोई आयुर्वेदिक भी लूंगा। मुझे आयुर्वेदिक और उस पर कोई इतराज नहीं है, बिल्कुल लेना चाहिए। और वो आयुर्वेदिक बताता भी है कि आपको कैसे अपना जीवन शैली आपकी क्या होनी चाहिए। आयुर्वेद में अच्छी बात है कि वो जीवन शैली के बारे में बताते हैं। लेकिन वो ब्लड शुगर कराना क्यों छोड़ दे? कोई पेशेंट किसी पैथी में इलाज कराए और उसे ब्लड शुगर नहीं छोड़ना चाहिए। होता क्या है कि उन्होंने दवा लेनी शुरू की, किसी डॉक्टर ने कहा इंसुलिन लो, वो एक टिपिकल यही नजारा होता है कि साहब बढ़ी हुई है, बहुत बढ़ी हुई है और कंट्रोल नहीं हो रही। तो डॉक्टर ने जिसने देखा उसने कहा साहब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, इंसुलिन तो बड़ी दिक्कत की बात है, और अगर मैंने सुना कि एक बार इंसुलिन ले लिया तो वो जिंदगी भर लेना पड़ेगा। तो अब मैं जवाब देता हूँ कि इंसुलिन लेना एक अच्छी बात है। ये इस तरह की बात है कि साहब मैं एक बार अगर पूजा करूंगा तो मुझे रोज पूजा करनी पड़ेगी, तो पूजा करना तो ठीक ही बात है। या मैं एक बार अच्छी किताब पढ़ूंगा, साहित्य मैंने पढ़ना शुरू किया, तो साहब फिर रोज पढ़ना पड़ेगा। तो ये बुरी बात के लिए तो ठीक है कि साहब मैं शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि अगर आज पी लूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं रोज पीने लगूं। लेकिन अच्छे कामों के लिए नहीं किया जाता कि मैं जो टहलना जाता हूं तो कहीं ऐसा ना हो मुझे रोज टहलना पड़े। अच्छे काम के लिए कहा जाता है कि हाँ मैं रोज ऐसा करूंगा। तो इंसुलिन जो लोग ये कहते हैं कि मैंने एक बार लगा लिया तो कहीं ऐसा ना हो बार बार लगानी पड़े, उसके मुझे कहना है बहुत अच्छी बात है, तो अच्छी बात है कि आप लगाएं और आपकी डायबिटीज का जी कंट्रोल में जी ही रहेगी। तो जी लकवा मारने का डर होता है, हार्ट अटैक का डर होता है, आंख की रोशनी जाने का डर होता है, और बहुत खराब एक चीज है वो है गुर्दे पर असर। गुर्दे पर असर बहुत ही खराब चीज है। और हार्ट का तो हो गया है कुछ इलाज कि स्टेंट पड़ गया और कुछ दवाइयां भी अच्छी आ गई। गुर्दा खराब होने के लिए अभी भी स्थिति डायलिसिस के अलावा कुछ बाद में होता नहीं। तो मेरी सलाह है कि जब वो ये स्टेज डायबिटीज में करीब 8 साल बाद आती है। तो ऐसा भी हो सकता है 12 साल बाद आए, ऐसा भी हो सकता है कि 18 साल बाद आए, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल बाद। लेकिन एवरेज जो किताब लिखती है कि सारे मरीजों का अगर एवरेज निकाला जाए तो 8 साल बाद आपको इंसुलिन मोटा मोटा 8 या 9 साल पहले लिए, तो उस समय इंसुलिन लेने से मना नहीं करना चाहिए। जी आपको इंसुलिन बचाता है बहुत कॉम्प्लिकेशन से। जी। जी डॉक्टर साहब, मैं एक एक चीजें तो एक तो मोटे तौर पे ये बात समझ में आ गई कि वंस अ डायबिटिक ऑलवेज अ डायबिटिक, मतलब अब आपका यस। उसको बोले कुछ भी आप, लेकिन वो दूसरी हाँ एक कुछ चीज ये जरा आपसे कि आजकल एक और चीज हो रही, पहले हम लोग देखते थे, हम लोग समय कि एक एज के बाद डायबिटीज, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत यंगस्टर्स, मतलब बहुत बच्चों को जिसको बोलेंगे उनको डायबिटीज वो, हाँ तो क्या पहले हाँ डिडक्ट नहीं हो पाती थी इसलिए नहीं था, या अब नहीं, लाइफस्टाइल चेंज हो गई? तो जी एक तो खैर ये बात आपने जो कही, ये देखिए बच्चों की डायबिटीज जहाँ तक है वो चीज वो टाइप 1 डायबिटीज कहलाती है। वो बेसिकली जेनेटिक होती है, और वो इतनी सीवियर जेनेटिकली वो होती है, एक्सप्रेसिट हो जाती है बॉडी में, कि वो बहुत यंग एज से आदमी डायबिटिक हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट केवल इंसुलिन है, उसका कोई और दूसरा ट्रीटमेंट है नहीं। उसमें मेटफॉर्मिन दी जाती है, कुछ दिन तक चल सकता है आपका काम, और उसके बाद फिर इंसुलिन लेनी पड़ती है, बहुत यंग बच्चे को लेनी पड़ती है। लेकिन ये संख्या कम है। मेजॉरिटी में जो डायबिटीज की बातें हैं वो मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज, यानी मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज पहले वो डायबिटीज थी जो करीब
45 साल के आसपास हुआ करती थी या 50 साल के आसपास हुआ करती थी। बाद में एक नया टर्म आया, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, MODY। तो इसमें ये हुआ कि 22 साल के लड़के को है, लेकिन वो वाली डायबिटीज नहीं है जो यंग एज में होती है, ये बड़े वालों की डायबिटीज हो गई, और वो 25 साल का आदमी। ये अभी पिछले 30-40 साल से ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा, वाकई डायबिटीज ज्यादा होने लगी। एक तो ये था कि पहले उतना डिटेक्शन भी नहीं होता था, लेकिन यही बात नहीं है केवल, ओवरऑल डायबिटीज ज्यादा होने लगी। तो इसके पीछे बहुत रिसर्च चल रही है कि आखिर क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई, डायबिटीज का बूम क्यों आ गया। तो एक ही बात निकल के सामने आ रही है, जो कि लैक ऑफ एक्सरसाइज और बैड फूड। आपको याद होगा आनंद और नंदनी कि हम लोग में जब स्कूल में पढ़ते थे, तो वो स्टूडेंट भी जो बहुत रिच हुआ करते थे, वो जमींदार के बेटे थे या किसी ऑफिसर के बेटे थे, उनको भी साइकिल से आना होता। वो जी जी कल्चर ऐसा था कि नहीं नहीं, तुम स्टूडेंट हो तो साइकिल से जाओगे, इसमें अमीरी गमीरी गरीबी की कोई बात नहीं थी। जी तो जी जो लोग अफोर्ड कर सकते थे कि वो अपने बच्चे को कार से भेज दें, वो भी नहीं भेजते थे, वो साइकिल से भेजते थे। और बच्चों को एनकरेज किया जाता था कि तुम शाम को खेलने क्यों नहीं गए। अगर कोई बच्चा नहीं जा रहा है तो उसको बहुत दब्बू और ये हाँ माना हाँ जाता था कि ये घर से नहीं निकलता, उसका कुछ मजाक सा उड़ाते रहते थे कि ये अरे ये कुछ नहीं खेल पाता। तो वो भी जोश में आ जाता था। तो अगर वो थोड़ा सा भी, ज्यादा जरूरत नहीं होती, हाफ एन आवर भी अगर ठीक से एक्सरसाइज कर ली जाए, जिसमें थोड़ी सांस खुल जाए, तो वो बिल्कुल बंद हो गया। और यंगस्टर्स में इतना बंद हो गया कि न केवल डायबिटीज बल्कि बहुत मामले हार्ट अटैक के, बहुत ज्यादा। एक समय ऐसा था सर कि अगर कोई 25 साल का लड़का आया और उसने कहा चेस्ट पेन, तो हम लोग डांट के भगा दिया करते, यार तुम 25 साल के हो, तुम्हारे कहाँ हार्ट अटैक हो जाएगा, जाओ। आज ऐसी हिम्मत किसी डॉक्टर की नहीं। 25 क्या, वो 20 साल का लड़का होगा, उसने चेस्ट पेन कर दिया, तो उसको लेटाना है, उसको एग्जामिन करना है, उसका ECG होना है, उसका ब्लड जांच होनी है कि कहीं वाकई तो नहीं हार्ट अटैक होगा। क्योंकि हार्ट अटैक अब 25 साल के लोग, जो कि जी एक जी समय में नामुमकिन सी चीज थी। जी इसी तरह डायबिटीज है, डायबिटीज 27-28। और एक जो मल्टीनेशनल में जो कंपनीज का कल्चर आया, उसमें ये कह सकते हैं थोड़ा लालच है पैसे का या क्या है, उसमें 16-16 घंटे जो काम करने लगे लोग और फास्ट फूड खाने लगे और बिल्कुल चिपक के कंप्यूटर से बैठे हैं, वो बहुत न केवल जी डायबिटीज बल्कि वो साइकोलॉजिकली भी बहुत घातक है, आपका परिवार भी नष्ट हो जाता है, सच बात जी तो ये। तो अब उसे कैसे बचा जाए, ये तो एक अलग मुद्दा ही अलग है। जी लेकिन ये समझ लीजिए कि जी डायबिटीज वाकई बढ़ रही है, और न केवल डायबिटीज बल्कि यंगस्टर्स में हार्ट अटैक भी बढ़ रहा है, और जी दूसरी बीमारियां भी जल्दी होने। डॉक्टर साहब मेरे बहुत छोटे छोटे दो प्रश्न हैं, मतलब इसलिए जी। एक आपने बहुत, मैंने भी देखा मेरे अगल बगल भाई घर में किसी को है इंसुलिन, आपने भी देखा होगा कई लोग खुद ही मॉनिटरिंग करते हैं, लगते हैं इंसुलिन की कि मेरा अच्छा, वो हो सकता है वेदर की वजह से, हो सकता है उन्होंने मेहनत ज्यादा कर ली, हो सकता है स्ट्रेस हम्म। लेवल कम किया, हो हम्म। सकता है ध्यान लगाने लगे हो। तो जी। वो मॉनिटरिंग खुद जो करना है उसमें भी आप एक कहते हैं भाई इस तरह से नहीं, क्योंकि जैसे मान लीजिए वो एक गिनती के लिए मैं 100 ले रहे थे तुमको, मैंने मैंने आज 10 कर ली, तो मैंने आज हम्म। 130 कर ली। ये जो खुद हम्म। डॉक्टर हो जाते हैं, ये जो मॉनिटरिंग ऑफ इंसुलिन स्वयं करने की कोशिश कई लोग करते हैं, इसके हम्म। दुष्परिणाम या ये कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इस पे एक छोटा सा बता देते हाँ, मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि डायबिटीज में दवा और इंजेक्शन ये सब जो है, इसके अलावा आपका एजुकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायबिटीज के पेशेंट को मोटा मोटा या किसी उसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को डायबिटीज के बारे में थोड़ा बताया जाए। जैसे कि आपने याद प्रोग्राम किया, तो डायबिटीज के बारे में पहले तो उनको मालूम होना चाहिए। और इंसुलिन की डोज बेसिकली टाइट्रेशन है। डॉक्टर भी क्या करता है कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन से मान लीजिए उसने शुरू किया, तो वो 10 यूनिट से शुरू करते हैं, कुछ डॉक्टर केवल 8 यूनिट से शुरू करते हैं, सिंगल एक बार लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। और फिर देखते हैं कितना है, फिर उसे 2 यूनिट 2 दिन बाद बढ़ाया, फिर 2 दिन। एक समय आता है कि वो कंट्रोल हो जाता है। तो डॉक्टर को खुद ही मॉनिटर करना है। तो अगर वो मरीज को सिखा देते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम डॉक्टर के गाइडेंस में होना चाहिए। एक कल्चर पहले था आनंदवर्धन जी, फैमिली डॉक्टर, वो कल्चर करीब करीब खत्म हो गया। फैमिली डॉक्टर बड़ा मजेदार चीज होती थी, और फिल्मों में अगर आप देखिए पुरानी, तो उसमें एक डॉक्टर साहब आते थे जो वास्तव में सबको जानते थे। और आइए डॉक्टर साहब आइए, अरे भाई आप तो ऐसे आते नहीं हैं, और उनका बैग भी कोई पकड़ करके अंदर ले आता था। और उनकी कुछ खातिरदारी सी होती थी कि उनकी चाय वाय पिले, उनको दोस्त टाइप के होते थे। मतलब वो अदरवाइज भी घर में आते रहते थे, नॉट ओनली कि बीमार को देखने के लिए ही।
और उस समय इतना फीस वीस उनकी नहीं होती थी, पर इज्जत बड़ी की जाती थी, बड़ा सही रहता था। तो फैमिली डॉक्टर का कंसेप्ट फिर से आना चाहिए। फैमिली डॉक्टर का क्या होता है, एक तो ट्रस्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, अरे ये तो अपने जानने वाले डॉक्टर साहब हैं। दूसरा ये है कि उसको बहुत सी अंदरूनी बातें पता होती हैं कि नहीं ये कुछ भी कहें, ये कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में कुछ डांट वाट भी पड़ती रहती थी मरीजों को कि भाई देखिए कुछ भी कहिए सिन्हा साहब, आप एक्सरसाइज नहीं करते, मैं जानता हूँ, मुझसे मत छिपाइए। और वो हैं करके कुछ हंसते थे कि अरे डॉक्टर साहब क्या बात है, इस तरह की बातचीत होती थी। वो बहुत काम की, तो वो बहुत बढ़िया गाइड कर सकते थे कि आपको कितनी इंसुलिन लेनी है, अच्छा इस तरह बढ़ा लीजिए। वो कहते, कोई कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने सिखा भी दिया कि कैसे लगाना है। तो फैमिली डॉक्टर का कंसेप्ट क्योंकि खत्म हो गया। अब वो क्यों खत्म हुआ ये भी एक अलग दूसरा विषय है डिस्कशन का, कि जी इस तरह की चीजें जो समाज में बहुत अच्छी थी वो खत्म कैसे हुई। कुछ मैंने देखा पहले कुछ पुलिस वालों से भी संबंध रहता था। जो आदमी कुछ बड़े मतलब स्तर का हो जाता था, कोई दूसरा ऑफिसर है, किसी प्रोफेसर है या कोई इंजीनियर है, तो वो अपनी पार्टी में डिप्टी एसपी या एसपी को भी बुलाता था, ऐसे ही किसी पार्टी में। तो उन लोगों से जान पहचान रहती थी। ऐसा नहीं है कि कोई जान पहचान नहीं, मैं तो जानते ही नहीं कि ये थाने में कौन एसपी है, कौन यहाँ पर इंस्पेक्टर है, उन लोगों से जान पहचान भी रहती थी। तो वकील से जान पहचान होती थी। यूं ही वो शायद जी समाज में मेल मिलाप कम हो गया, लेकिन इसके फायदे थे। तो जी ये है मेरा ख्याल है कि डॉक्टर की के सलाह लेकर के थोड़ा आदमी सीख सकता है उसको मॉनिटर करना, लेकिन उसको बहुत ज्यादा इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए और फिर से उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए बीच बीच में। एकदम ये नहीं कि अब मुझे जाने की जरूरत ही नहीं, आप मिल लीजिए, 2 महीने में मिल लीजिए, पर मिल लेना चाहिए। जी जी। मैं बस चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि वो आप सलाह भी देते रहते हैं, जब मैं देखा हूँ बहुत से डायबिटीज पेशेंट, आप वॉक को बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि भाई कुछ करो जी शाम को 10 हाँ मिनट 15 मिनट सुबह, उसको एक बार जरा बता देंगे और फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे। हाँ, अब वो वही वाली बात है जो मैंने पिछली बार कही कि बेसिकली जो जितने एनिमल्स हैं, हम लोगों को छोड़ के, हम भी एनिमल सोशलाइज्ड हैं, वो वॉक करते हैं, वो या पानी में होते हैं तो वो तैरते हैं, और वो बहुत ब्रिस्क एक्सरसाइज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो सुबह सुबह स्ट्रीट डॉग्स भी खेलते हैं, और वो अगर आप किसी डॉग को ना खेलने दें तो उदास हो जाएगा। तो वो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो अगर कोई कायदे से, तो यंग पर्सन को वॉक क्या करना है, कोई गेम खेलना। गेम से एक तो बोरियत नहीं होती, दूसरी बात तो उस पर दौड़ना भी थोड़ा पड़ता है, जैसे बैडमिंटन या फुटबॉल या ऐसा कुछ। लेकिन अगर वॉक कर रहे हैं तो बात ध्यान रखना चाहिए कि बहुत टहलने वाले वॉक से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप टहल रहे हैं, आपको तेजी से चलना है, फास्ट वॉक करना है, जिससे हल्की सी सांस फूल जाए। अगर इस तरह से वॉक किया जाए कि हल्की सी सांस फूलती रहे, चाहे रेस्ट कर लीजिए फिर चलिए, फिर थोड़ा तेज चलिए, फिर थोड़ा धीमे चलिए, ये आइडियल है। तो और करीब मेरे ख्याल से हाफ एन आवर बहुत है। अगर इस तरह से कोई चले तो हाफ एन आवर में आप देखेंगे कि 3 से 3.5 किलोमीटर अगर आपने फास्ट वॉक किया है, तो हाफ एन आवर में आपका 3.5 किलोमीटर तो हो ही जाएगा, अगर 4 नहीं हुआ तो। और फास्ट वॉक वही 4 किलोमीटर अगर आप 1 घंटे में पूरा करेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा। ये मेरा कहना है। और कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि हाफ एन आवर और फास्ट वॉक, जिससे 4 किलोमीटर करीब कवर हो जाए। ये बेसिक आइडिया है सबके लिए। जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। अगली बार एक किसी और उसको, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हर घर में आप नहीं, देख रहे हैं, चाहे। मैं जी अगर जी दर्शकों से ही पूछ लीजिए कि उनको जी। बता हाँ, दूंगा, मैं दर्शकों से अलग अगर वो बात। बता दें, नहीं ये दर्शकों हाँ का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और अगली बार जी हम लोग किस उसको लें, मतलब एक हाँ, वो बीपी है। कमेंट्स में बता दें। ये जी बीपी है, लोगों की अब हाँ लिवर बहुत अफेक्टेड हो रहे हैं, लोगों की जी, किडनी की अब दिक्कत तो हो रही लिवर है। प्रॉब्लम वो भी बढ़ हाँ, गई हार्ट की एक समस्या शुरू हो गई है, हर जगह बहुत। स्टंट पड़ना फैशन जैसे हो गया है। हाँ, नहीं तो वो मैं दर्शकों एक से भी हाइपरटेंशन पर और हार्ट प्रॉब्लम पर तो बोलना ही है। इसके अलावा भी अगर कोई पेशेंट किसी के पर पेश बुलवाना चाहे जी किसी जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। थैंक यू।